हेलो नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में स्टार्टिंग में आपको 10 से क्वेश्चन दिया जाता है। इसके अलावा अन्य इन्फॉर्मेशन जो भी होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए, करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसको मिला हुआ है? फीफा। तो देखिएगा, आपके पास ऑप्शन दिया है कि किलियन एम्बाप्पे को मिला हुआ है या ओस्मान डेम्बेले को मिला हुआ है। उसके बाद ऑप्शन नंबर जो है लेमनी यमल या लियोनेल मेसी को। ये चार ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन जो होगा आपके सामने होगा। तो इस ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ के हैं भाई? इनको ये पुरस्कार जो है फीफा के द्वारा दिया गया है। तो ये है कहाँ का? तो फ्रांस का है। ये भी याद रखिएगा, ये फ्रांस के रहने वाले हैं। और ये पुरस्कार जो है कहाँ पर दिया गया है? तो दोहा कतर में। याद रखिएगा, अवार्ड ये कहाँ पर मिला है? तो ये अवार्ड जो है दोहा कतर में। कहाँ पर भाई? तो दोहा कतर में ये अवार्ड मिला हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ ये देखा जाए कि फीफा वर्ल्ड कप जो फीफा के द्वारा ये दिया जाता है, इसकी स्थापना आपसे पूछ दे कि स्थापना बताइए कब हुआ था। तो इसकी स्थापना जो हुआ था 1904 में इसकी स्थापना होती है। इसका हेड क्वार्टर देखा जाए तो कहाँ पर? तो ज्यूरिख जो है स्विट्जरलैंड में। याद रखिएगा कहाँ पर भाई? तो स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में इसकी मुख्यालय है। ये भी आपको क्या करना है कि याद रखना है। ठीक है, अब आपसे पूछ देगा हेडक्वार्टर हो गया, इसके संस्थापक कौन थे? तो देखिएगा गुइरीन थे। इनके संस्थापक कौन थे? तो गुइरीन, यानी कि गुइरीन। गुइरीन जो है, रॉबर्ट गुएरिन जो है इसके संस्थापक हैं। ठीक है, इनके संस्थापक जो है रॉबर्ट गुएरिन जो है इनके संस्थापक है। और 2026 के कहां पर होगा? तो मैक्सिको में होगा। और 2000 ये अवार्ड पुरस्कार 2026 के कहा होगा? तो मैक्सिको में होगा। और 2027 यानी कि 2026 आपसे पूछ दे तो कहां पर होगा? तो मैक्सिको में होगा। सॉरी, मैक्सिको में होगा। ठीक है, 2027 आपसे पूछ दे के कहां पर होगा? तो ब्राजील में होगा। ठीक, कहां पर होगा? तो ब्राजील में होगा। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप देखा जाता है तो हर 4 साल के बाद ये वर्ल्ड कप होता है। तो ये बात अपने इतना याद रखिएगा, किसको मिला है? तो ओस्मान डेम्बेले को मिला हुआ है। ठीक है, अब कुछ रिलेटेड क्वेश्चन देखिएगा। जैसे कि मानते हैं कि आपसे कभी कभी पुरस्कार के बारे में पूछ देता है, कभी कभी कोई कप के बारे में पूछ देता है कि ये कप किस खेल से संबंधित। जैसे कि आप क्रिकेट के क्षेत्र में देखा जाए तो रणजी ट्रॉफी का आपसे पूछ देता है कि बोलता है कि ये किस खेल से संबंधित। आपके पास सामने जो है चार ऑप्शन दे देता है, कहता है कि क्रिकेट से है या बैडमिंटन से है या फुटबॉल से है। ठीक है, तो क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यानी कि हमारा क्रिकेट से होगा। तो ठीक उसी तरह जो है फुटबॉल से भी कुछ क्वेश्चन पूछ देता है कि ये कप किससे संबंधित। आइए हम लोग देखते हैं उसको। ठीक है, तो उसके लिए जो है ना हम लोग एक देखिए सूफी राव ने यूरो के डॉम से, याद रखिएगा कि सूफी सूफी राव ने सूफी सूफी राव ने यूरो के डॉम से सूफी सूफी राव ने यूरो के यूरो के डॉम से यूरो के डॉम से संतोष किया। ठीक है, संतोष किया। तो ये जो कुछ ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कह रहा है कि सूफी राव ने यूरो के डम से संतोष किया। ठीक है, तो देखिएगा आपसे पूछेगा कि सु से क्या होगा? तो हमारा सुब्रोतो कप होगा, सुब्रोतो। ठीक है, सुब्रोतो कप हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछेगा कि राव से यानी कि रोबर्स कप हो जाएगा। क्या होगा? तो सॉरी, अब फी से हमारा हो जाएगा फीफा कप। फीफा कप, इससे हो जाएगा रोबर्स कप। ठीक है, रोबर्स कप। ठीक है, इससे हो जाएगा यूरो कप। ठीक है, यूरो कप हो जाएगा, यूरो कप हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए कि हमारा डॉम से की बात करें, यूरो कप हो जाएगा। उसका डॉ से हो जाएगा डूरंड कप। इससे का हो जाएगा डूरंड कप, डूरंड कप। ठीक है, से हो जाएगा सीजर कप, सीजर कप हो जाएगा आपका।
ठीक है, उसके बाद संतोष ट्रॉफी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि संतोष कप। तो ये जो है हमसे पूछ देगा कभी भी, तो आप फुटबॉल से संबंधित तो आप इतना याद रखिएगा, ठीक है। एक होता है मार्डेक कप होता है, याद रखिएगा एम से, ठीक है। तो ये जो है हमसे पूछ लेगा तो आप बता दीजिएगा। सुब्रतो कप किसे है, तो फुटबॉल से संबंधित है। फीफा तो थी फुटबॉल से संबंधित है। रोबस फुटबॉल से संबंधित। यूरो कप फुटबॉल से। डुरंड फुटबॉल से। मार्डेका कप फुटबॉल से। और सीजर कप फुटबॉल से। और संतोष ट्रॉफी जो है ये भी हमारा फुटबॉल से ही संबंधित है। तो ये हमारा एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग देख लिए कि कौन कौन सा कप किससे संबंधित है। तो बस इतना याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 3 2 सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि गूगल पे ने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप में फ्लैक्स नाम का एक नया डिजिटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो देखिएगा, गूगल पे ने जो है एक्सिस बैंक के साथ गूगल पे ने एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है और उसका नाम दिया है क्या थे, गूगल फ्लैक्स जो है इसका नाम दिया है। इस कार्ड के माध्यम से यूपीआई से लिंक करके क्या करेंगे, हम पेमेंट कर सकते हैं। इसमें एक खासियत ये है कि अगर जहाँ पेमेंट, जैसे हम लोग पहले जो यूपीआई या भीम ऐप या फोन पे या गूगल पे से करते थे तो हम लोग को क्या होता है, कैशबैक मिलता था कि इतना का पेमेंट किए तो हमको कैशबैक कुछ पैसा आ जाता था। लेकिन अब इस जो है एक्सिस बैंक के साथ ये पार्टनरशिप किए हैं, पार्टनरशिप में फ्लैक्स नाम का एक डिजिटल कार्ड जारी किए हैं। इसमें कहा गया कि जब भी आप पेमेंट करिएगा तो आपको एक स्टार मिलेगा। क्या मिलेगा, एक स्टार मिलेगा, ठीक है। क्या होगा कि भाई तो एक स्टार मिलेगा और इस स्टार का कीमत होगा, एक स्टार का कीमत होगा 1 रुपए। कितना होगा भाई, तो एक स्टार का कीमत जो है 1 रुपया होगा, ठीक है। ठीक है, एक स्टार का कीमत जो होगा 1 रुपए होगा। 2 स्टार की कीमत 2 रुपए होगा। इनके द्वारा ये कहा जा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि कोई मैंने कभी भी पेमेंट वगैरह कीजिए, किसी भी पेमेंट कभी भी कर रहे हैं तो उस पर आपको क्या होगा कि कैशबैक के साथ मैंने स्टार मिलेगा आपको। और 500 रुपए के पेमेंट पर आपको 1 स्टार मिलेगा, ठीक है। 500 पेमेंट के रुपए पर क्या मिलेगा, आपको 1 स्टार मिलेगा, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ये एक डिजिटल कार्ड है। अभी जो है अभी उपलब्ध नहीं हुआ है, लेकिन इसकी उपलब्धता है बहुत जल्दी ही होगी, ठीक है। और सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन पर ये मिलेगा, ये भी आपको याद रखना है। वेलकम बेनिफिट पर कहा गया कि वेलकम बेनिफिट पर आपको 15% का डाइनिंग डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि वेलकम बेनिफिट जब होगा उस पर 15% आपका डाइनिंग डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अब देखिएगा, गूगल पे जो है, गूगल पे भारत में कब शुरुआत होती है, गूगल पे कहाँ की कंपनी है, ये भी हम लोगों को देखना है। तो भारत में गूगल पे की शुरुआत जो होती है, यानी कि शुरुआत अभी नहीं, ये स्टार्टिंग में ये ऐप जो है, ठीक है, इस ऐप को 2017 में, याद रखिए कब भाई, तो 2017 में इसकी शुरुआत किया जाता है। और तेज नाम का एक ऐप था, ठीक है। तेज नाम का ऐप जो था, इस ऐप के माध्यम से क्या होता था, पेमेंट वेमेंट होता था। लेकिन अब ये जो गूगल पे धीरे धीरे बदल के ये गूगल पे में आ गया। अब जो है गूगल फ्लैक्स जो है एक कार्ड, डिजिटल कार्ड लॉन्च किया गया है इनके द्वारा, ठीक है। तो ये जो है कहाँ की कंपनी है ये भी याद रखिएगा। आपसे अगर ये कंपनी पूछ देता है तो अमेरिका की कंपनी है, ठीक है। अमेरिका की क्या है भाई, तो ये अमेरिका की एक कंपनी है, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है कि अमेरिका के कंपनी है। अब चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि हुरून ग्लोबल 1000 रिपोर्ट के अनुसार 2025 में वो कौन सी कंपनी है दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। आपके सामने जो है 4 ऑप्शन दिया है, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट कंपनियां, एनवीडिया या अमेजॉन जो है ये बन गई हो। तो इस चारों ऑप्शन में से देखा जाए तो एनवीडिया जो है आपका ये तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा। देखिएगा, इसमें जो होता है कि मतलब लगभग 1000 कंपनियों को एक टारगेट किया जाता है, उसमें से देखा जाता है कि वो कौन सी कंपनी जो है सबसे बढ़िया प्रदर्शन की है, उसका मूल्यवान ब्रांड क्या है, तो उस कंपनी को देखा जाता है। तो हमारे 2025 में देखा गया एनवीडिया जो है कंपनी जो है ये मूल्य ब्रांड में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। तो इसको एक सेलेक्ट किया गया, क्या किया गया भाई, सेलेक्ट किया गया। लेकिन अब आपसे ये बात उठती है कि भाई ये तो आप बता दिए, लेकिन पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, ये भी हमको याद रखना। तो पहला हमारा ये हो जाएगा, देखिएगा पहला हमारा ये हो जाएगा एनवीडिया, ठीक है, पहला हो जाएगा। दूसरा हमारा देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। और तीसरा देखा जाए, नहीं दूसरा हमारा माइक्रोसॉफ्ट है, याद रखिएगा
माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। दूसरा हो जाएगा हमारा, ये पहला हो जाएगा। तीसरा देखा जाए तो तीसरा हो जाएगा एप्पल, ठीक है। ये जो है पहला और तीसरा हम आपको बता दिए कि पहला एनवीडिया हो जाएगा, दूसरा जो है माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा और तीसरा जो है एप्पल हो जाएगा। और ये हुनर का मुख्यालय आपसे पूछेगा, हुरून का मुख्यालय आपसे पूछेगा तो कहाँ पर है, ये भी आपको याद रखना है कि हुरून का मुख्यालय कहाँ पर, संघाई में है, याद रखिएगा, संघाई में है। संघाई में कहाँ पर, तो चीन में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर, संघाई चीन में है। ये यहाँ पर तो मुख्यालय है, साथ ही साथ देखा जाए कि इसके मुख्यालय अन्य देशों में, मुख्यालय नहीं उनकी कार्यालय खोली गई है। तो कार्यालय यहाँ पर भारत में देखा जाए, इसका कार्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में है, ठीक है। इसके कार्यालय कहाँ पर, तो मुंबई में है, यानी कि इसका हेडक्वार्टर तो यहाँ पर है, लेकिन इसकी अन्य मुख्यालय कार्यालय अगर जो देखा जाए तो भारत के अनेकों राज्यों में है, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है, हुरून की स्थापना आपसे पूछे कब होती है तो याद रखिएगा 1999 में इसकी स्थापना कहां पर होती है, तो लंदन में होती है, ठीक है। इसकी स्थापना 1999 में लंदन में होती है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आपको याद रखना होगा कि भाई हमारा संघाई चीन में इसकी है, ठीक है। साथ ही साथ देखा जाए कि क्या भारत में ऐसे कोई मूल्यवान ब्रांड कंपनियां में देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्री के आप नाम सुने होंगे, रिलायंस का, ठीक है। रिलायंस जो है ये मूल्यवान ब्रांड कंपनियों में से एक है। उसके बाद देखिए शेयर मार्केटों में देखा जाए सबसे ज्यादा इनकी मूल्यवान ब्रांड है। टाटा के नाम सुने होंगे, टाटा टीसीएस जो है इनको भी सिलेक्ट किया गया। उसके बाद एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, एसबीआई बैंक है, इन्फोसिस जो है इनको भी मूल्यवान ब्रांड में सूची में शामिल किया गया। ये भारत के हम बात कर रहे हैं, लेकिन आपसे वर्ल्ड स्तर पर अगर जो पूछता है तो कौन है भाई, तो हम कह देंगे कि भाई एनवीडिया है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट है, उसके बाद क्या है भाई हमारा एप्पल है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट है, उसके बाद क्या है हमारा, तो एप्पल है। चलिएगा उसके बाद देखेगा हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कर्ग 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में सीनियर महिलाओं के 25 मीटर स्पॉट पिस्टल में, याद रखिएगा ये पिस्टल के क्षेत्र में कह रहा है कौन, तो 25 मीटर स्पॉट पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल कौन किसने जीता है। आपके सामने जो है 4 ऑप्शन दिया है कि मनु भाकर, दिव्या टीएस, अंजलि चौधरी या राही सरनोबत। ये 4 ऑप्शन, इस चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा, तो ये मनु भाकर जो है ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मनु भाकर, मनु भाकर जो है ये नई दिल्ली में हुआ है, याद रखिएगा नई दिल्ली की बात करेंगे, नई दिल्ली में, ठीक है। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, क्या भाई, तो इसमें ये गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। इन्होंने कुल फाइनल मैच में देखा गया कि 36 अंक लाए, कितना भाई, तो 36 अंक के साथ, 36 अंक के साथ इन्होंने ये गोल्ड मेडल क्या किया भाई, तो ये गोल्ड मेडल जो है अपने नाम कर लिया। दिव्या टीएस के नाम सुनिएगा, दिव्या टीएस जो है उन्होंने रजत पदक जीता है, दिव्या टीएस, ठीक है। दिव्या टीएस इन्होंने क्या जीता है, तो रजत पदक जीता है, रजत पदक मिला है इनको, दिव्या टीएस को रजत पदक मिला है। साथ ही में देखा जाए अंजलि चौधरी, याद रखिएगा अंजलि चौधरी को क्या मिला हुआ है, तो कांस्य पदक मिला हुआ है, कांस्य पदक जो है ये मिला हुआ है, अंजलि चौधरी को कांस्य पदक मिला हुआ है। तो तीनों के बारे में हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब पूछेगा 68 राष्ट्रीय नेशनल, ठीक है, सॉरी निशानेबाजी में जिया जाखड़, याद रखिएगा जिया जाखड़, ठीक है। इन्होंने क्या भैया स्वर्ण पदक जीता है पुरुष में याद रखिएगा पुरुष क्षेत्र, पुरुष में इन्होंने किसमें जीता था, निशानेबाजी में, ठीक है। ये निशानेबाजी में जीते हुए हैं, स्वर्ण पदक जीते हुए हैं, ठीक है। चलिएगा अब इसमें देखा जाए शूटिंग विश्व कप की बात करेंगे। अगर आपसे पूछ देता है कि 2027 में शूटिंग विश्व कप कहां पर होगा, तो शूटिंग याद रखिएगा, शूटिंग विश्व कप कहां पर होगा 2027 में, तो आपको याद रखना है कि ये जो है भारत में होगा। कहां पे होगा भाई, तो भारत में होगा। चलिए ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन।
5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2025 के लिए किस एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे अच्छा, ठीक है, अच्छा इंटरनेशनल एयरपोर्ट चुना गया है। तो देखिए, तो ये हमारे पास ऑप्शन दिया, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट, लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट और इंचियोन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। इस चारों ऑप्शन में देखा जाए तो कौन होगा? सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट जो है इनको चुना गया है। इससे पहले 2024 में ये किसने हासिल किया था? 2024 की अगर बात करें हम, देखिए 2024 में एक हमाद इंटरनेशनल है, याद रखिए 2024 में ये पुरस्कार जो किसके पास था? तो हमाद इंटरनेशनल के पास। ठीक, हमाद इंटरनेशनल याद रखिएगा, हमाद इंटरनेशनल जो था, हमाद इंटरनेशनल, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो था उसको ये 2024 में ये प्राप्त था, लेकिन उससे जो है ये इन्होंने छीन लिया, और छीनने के बाद क्या होगा, उनको ये पुरस्कार जो मिल गया है, सिंगापुर के जांगी एयरपोर्ट जो है उनको ये पुरस्कार मिल गया है। और ये पुरस्कार जो है एक स्काई ट्रैक्स, याद रखिएगा, एक लंदन में एक विमान कंपनी है, लंदन स्काई स्काई ट्रैक्स, उनके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। उनके द्वारा ये एयरपोर्ट, सॉरी, उनके द्वारा ये एयरपोर्ट को चुना गया है। हुआ है कि लंदन में स्काई ट्रैक्स एक विमान प्रदर्शी कंपनी जो है उनके द्वारा ये चुना गया है, हुआ है। यानी कि किसको भाई? तो सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को चुना गया है। अब आपसे पूछ दे कि ये तो चुना गया, क्या भारत में किसको चुना गया था? मनोहर, मनोहर याद रखें, मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, मनोहर, मनोहर अंतरराष्ट्रीय गोवा का जो है उसको चुना गया था। ठीक है, और वो देखा जाए सबसे अच्छा और सबसे स्वच्छ, देखा जाए साफ सुथरा एयरपोर्ट में भी देखा जाए, आपसे पूरा साफ सुथरा एयरपोर्ट में भी पूछ देते तो मनोहर पर्रिकर हवाई अड्डा, इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो है गोवा में पड़ता है, उस वो हवाई अड्डा को चुना गया। यानी कि एशिया और दक्षिण भारत का देखा जाए, एशिया और दक्षिण भारत का देखा जाए तो वो सबसे स्वच्छ एयरपोर्ट के रूप में आया है। कौन? मनोहर पर्रिकर हवाई अड्डा जो है इंटरनेशनल हवाई अड्डा वो आया है। ठीक है, साथ ही साथ आपसे ये भी पूछे कि बताइए कि भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? तो देखिए राजीव गांधी एयरपोर्ट, याद रखिएगा, राजीव गांधी एयरपोर्ट जो है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है कहां पर है भाई? तो हैदराबाद में, हैदराबाद में। ठीक है, आप आपसे ये भी पूछे कि सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, यानी कि पूरा इंगेज, यानी कि पूरा बिजी रहता वो हवाई अड्डा कौन सा है? तो वो हो जाएगा नई दिल्ली के इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा। ठीक है, कहां पर भाई? तो नई दिल्ली में। ये सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, आपको ये बात याद रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए, तो ये आज हम 5वां देख लिए। छठा हमारा क्वेश्चन क्या कहता है इसके बारे में हम लोग देखें कि छठा हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए, छठा क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के तहत वो कौन सा यूनिवर्सिटी जो है, ज्ञान भारतम मिशन के तहत वो कौन सा यूनिवर्सिटी भारत का पहला योग, भारत का पहला योग योग आयुर्वेद बन गया है? तो देखिए आपके सामने जो है ऑप्शन है हमारा, देखिए क्लस्टर सेंटर बन गई है तो पतंजलि यूनिवर्सिटी या बनारस यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या जीवाजी यूनिवर्सिटी या गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी। ये 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा आपके पास। तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, पतंजलि यूनिवर्सिटी जो है इसको जोड़ा गया है। इन्होंने कहा कि हम आयुर्वेद के साथ साथ जो आयुर्वेद के खोज, आयुर्वेद के आज देखा जाए तो आज आयुर्वेद के प्रोडक्ट भी भारत में या देश विदेश तक ले इसको सप्लाई हो रही है। ठीक है, आयुर्वेद को ये जिंदा अभी देखा जाए तो आयुर्वेद के क्षेत्र में जिंदा अभी रखे हुए हैं बाबा, यानी कि रामदेव बाबा के द्वारा ये प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया था। आयुर्वेद संस्था भी खोली गई है, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह भी खोली जा रही है। इनके द्वारा कहा कि हम शिक्षा के क्षेत्र, हम आयुर्वेद के क्षेत्र में तो काम कर ही रहे हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में भी और क्रांति लाना चाहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्लस्टर से जोड़ा हुआ, क्लस्टर सेंटर बनाई गई है। और ये जो हरिद्वार में, याद रखिएगा कहां पर? तो हरिद्वार में, हरिद्वार में जो है, हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार में इसका मतलब एक सभा सम्मेलन किया जा रहा था। उस सम्मेलन में
हरिद्वार में किया गया कार्यक्रम आयोजन किया गया था। इसमें देखा गया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री और थे शेखावत जो कि संस्कृति मंत्री जो है, वो मंत्री जो है, उनको इन्होंने बाबा रामदेव ने एक धन्यवाद दिया, आभार प्रकट किया कि आपने इस क्लस्टर सेंटर जो बनाई जा रही है उसमें आपने सहमति जताई और अनुमति दिया। अब इनके का नाम है कि हम आयुर्वेद से लेकर शिक्षा क्रांति में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहे हैं। भारत के अनेकों राज्यों में आयुर्वेद कॉलेज खोलने की उनके द्वारा बात की जा रही है। ठीक है, तो ये जो है पतंजलि यूनिवर्सिटी जो है खोली जा रही है। आपको ये भी याद रखिएगा कि योग दिवस आपसे पूछता है कि योग दिवस कब शुरू किया गया। योग दिवस, ठीक है, तो 21 जून को। ठीक है, कब भाई? तो 21 जून को। अब भारत में इसकी शुरुआत कब हो जाती है? तो 2015 में। तो ये भारत का ही देन है, बस इतना याद रखिएगा। बाबा रामदेव जो है इसको विश्व स्तर पर भी प्रचार प्रसार और योग जो इंटरनेशनल योग डे भी मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कब भाई? 21 जून। भारत में कब शुरू हुआ? 2015 में शुरू की गई है। ठीक है, इसका थीम आपसे पूछे एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, आपसे इससे 2025 का थीम पूछे तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, हमारा 2025 का क्या है भाई? हमारा स्वास्थ्य के लिए योग, स्वास्थ्य के लिए योग जो है, स्वास्थ्य के लिए योग जो है हमारा थीम है, यानी कि 2025 को। ठीक है, अब भारत में देखो जाए योग की शुरुआत, अगर योग देखा जाए तांडव वगैरह जो है हमारे भगवान शिव के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था। लेकिन भारत में अगर जो पूछ दे कि योग का जनक कौन है, तो आपसे पूछे कि योग का जनक कौन है? महर्षि पतंजलि, याद रखिएगा। महर्षि पतंजलि जो है योग का जनक इनको बोला जाता है। ठीक है, योग का जनक कौन है? तो महर्षि पतंजलि जो है। लेकिन योग के प्रचार प्रसार अगर जो देखा जाए तो स्वामी बाबा रामदेव के द्वारा शुरू किया गया था। और ये आज भारत छोड़िए देश विदेशों में इनकी प्रचार प्रसार हो रही है। ठीक है, अब देखिएगा एक जो है लिख लीजिएगा, तिरुमलाई कृष्ण मचार्य। तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जो है आधुनिक योग का जनक। आपसे पूछ दे कि आधुनिक योग का जनक कौन है? आधुनिक योग का, याद रखिएगा, आधुनिक योग का जनक आपसे पूछ दे। ऐसे तो आपसे योग का जनक पूछे तो महर्षि आप क्या बोल सकते हैं? पतंजलि है। लेकिन आधुनिक योग का जनक आपसे पूछ दे तो तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जो है आधुनिक योग का जनक इनको माना जाता है। ठीक है भाई, तो आधुनिक योग का जनक। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा हो गया, ये 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है कब मनाया जाता है? तो इसकी शुरुआत जो है आप कब होती है? तो भाई 2015 में होती है। ठीक है, बाबा रामदेव के द्वारा इस पे प्रचार प्रसार किया जा रहा है और पतंजलि जो आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना योगदान बढ़ा रही है, साथ ही साथ जो प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रही है और शिक्षा के क्षेत्र में भी ये काम कर रही है। भाई साहब ये हो गया 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर हो गया। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस देश ने राजनयिक विशेष अवर आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए भारत के साथ एक द्विपक्षीय वीजा छूट समझौता किया? कह रहे हैं कि भारत के साथ जो है कौन सा देश जो है वीजा छूट समझौता किया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, यूएई है, कतर हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा, ओमान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी हो जाएगा, यानी कि ओमान। ठीक है, अब ये जो है आधिकारिक पासपोर्ट यानी कह रहे हैं कि राजनयिक, यानी कि देखिएगा जो देश विदेश में जो सरकार के जो कार्य करने वाले व्यक्ति जो होते हैं, सरकार के कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जैसे कि विदेश मंत्री। अब विदेश मंत्री जो है मान के चलिए वो चले गए, मान के चलिए दुबई चले गए, चाहे ओमान चले गए। अब कहा जा रहा है कि उनका जो वीजा जो है ना खत्म हो गया, वो गए हैं उतरे हैं तब तक ले वीजा खत्म हो गया। तो कहा गया कि ऐसे जो लोग हैं, ऐसे सरकारी कर्मचारी, सरकार के अधीन जो कार्य करते हैं, सरकार के जो आदमी होते हैं, जो आधिकारिक तौर पर होते हैं या राजनयिक तौर पर
होते हैं, जो नेता होते हैं या गवर्नमेंट के आदमी होते हैं, तो इन लोगों को कहा गया कि इनको जो है वीजा मुक्त कर दिया जाए। वो कभी भी आए जाए, उनको कोई किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि आए यहाँ पर वो फंस गए, कार्य तन बीजुआ रिन्यूअल करवा देता है, भेजवा दे भाई हमारे पासपोर्ट के वैलिडिटी खत्म हो गई। ई वाला बात को लेकर कहा गया कि नहीं, इसको खत्म कर दिया जाए। तो किसके साथ कहा गया? तो ये जो है ओमान के साथ जो है ये कहा गया है। और एक जो है 2025 में मालदोवा, याद रखिएगा, मालदोवा, ठीक है, ये मालदोवा के साथ भी ये समझौता किया गया है। ठीक है, तो यानी कि ये आधिकारिक और राजनैतिक तौर पर किया गया है। जैसे दूतावास ही, जैसे दूतावास जो हर देश में अपना अपना एक दूतावास होता है, तो भारत का भी है। तो किसी भी कोई भी कार्यक्रम दो देशों के बीच में अगर जो समन्वय स्थापित करना होता है, तो देश विदेश मंत्री होते हैं या राजदूत को भी अपना काम निभाते हैं। तो यहाँ से हम लोग तुरंत वहाँ फोन करते हैं, टेलीफोन करते हैं। फोन करने के बाद जैसे भारत के प्रधानमंत्री को ही वहाँ पर जाना होता है, तो अपने पहले दूतावास में फोन करते हैं। ठीक है, वहाँ की स्थिति और समय के जायजा वायजा लेते हैं, उसके बाद यहाँ से जाते हैं। ठीक है, तो ये ओमान के साथ कर दिया गया। अभी भारत जो है देखिए नेपाल के साथ, याद रखिए कहाँ का भाई, तो नेपाल, याद रखिएगा नेपाल। उसके बाद देखा जाए थाईलैंड, मलेशिया, ईरान, ठीक है, ईरान। उसके बाद जो है मॉरिशस, ठीक है, मॉरिशस, भूटान। ऐसे देखा जाए तो लगभग जो है 15 से 16, 17, 18 ऐसे देश हैं जहां भारत जो है वो क्या करते हैं, वह वीजा मुक्त है, आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन तो ये हमारा किस चीज का भाई, तो ये राजनयिक, विशेष और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए जो भारत से द्विपक्षीय वीजा छूट पर समझौता किया गया है, तो वो ओमान में किया गया है। ठीक है, तो ओमान में किया गया। आइए हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो दिसंबर 2025 के कह रहा है, दिसंबर 2025 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इथोपिया का कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला हुआ है? तो आपके सामने जो ऑप्शन दिया, ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इथोपिया नेशन ऑनर, और ऑर्डर ऑफ द लायन ऑफ इथोपिया, ग्रेट ऑर्डर ऑफ द सील इथोपिया। आपके पास जो है ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो ग्रेट ऑर्डर ऑफ द सील, याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, ग्रेट ऑर्डर ऑफ द सील, ग्रेट ऑर्डर ऑफ सील हो जाएगा, ग्रेट ऑर्डर ऑफ द सील ऑफ इथोपिया, ये सील हो गया। भारत के ऐसे पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं, भारत के ऐसे पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो इनको 29 देशों से, याद रखिएगा कितने देश से भाई, 29 देश से अभी तक सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार इनको मिल चुका है। ठीक है, तो कितने देश से, तो 29 देश से। अभी फिलहाल में 2025 में कहां मिला है, तो इथोपिया में जो है इनको यह पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, इथोपिया में इनको यह पुरस्कार मिला हुआ, आपको यह भी याद रखना। ऑर्डर ऑफ ओमान एक पुरस्कार है, पहली भारतीय ऑर्डर ऑफ ओमान। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ओमान, ये पहले ऐसे भारत, यानी कि भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हुए नरेंद्र मोदी जिनको ऑर्डर ऑफ ओमान पुरस्कार मिला हो। तो हमसे पूछ सकता है कि ऑर्डर ऑफ ओमान भारत के कितने प्रधानमंत्री को मिल चुका है, तो अभी फिलहाल में एक ही ऐसे प्रधानमंत्री है जो नरेंद्र मोदी है, उनको ऑर्डर ऑफ ओमान ये पुरस्कार मिला हुआ है। ये भी बात आपको याद रखना है। कितने देशों को अभी तक ऑर्डर ऑफ कितने देशों से अभी इनको सामान्य नागरिक पुरस्कार मिल चुका है, तो ये 29 देशों से, याद रखिएगा भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो 29 देशों से इनको पुरस्कार मिल चुका हुआ है। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ ओमान ऐसा एक पुरस्कार है जो भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो उनको ये पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखा जाए, इसमें देखा जाए रूस से भी इनको पुरस्कार मिला है, भूटान से भी मिला है, नेपाल से मिला है, ओमान से मिला है, सऊदी अरब से मिला है, रूस से मिला, तो यानी अनेकों लगभग 29 देशों से इनको यह पुरस्कार सब मिल चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन करेगा, दिसंबर 2025 में हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस दिन मनाया गया? अब ये अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस दिन मनाया गया? अब ये अल्पसंख्यक, देखिएगा अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो है आपके सामने ऑप्शन दिया है, ऑप्शन है 18 दिसंबर, 16 दिसंबर
और 19 दिसंबर और 17 दिसंबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा हमारा 18 दिसंबर, यह अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो मनाया गया। ठीक है, अब देखिएगा अल्पसंख्यक आखिर क्यों मनाया जाए, अल्पसंख्यक क्या है। अल्पसंख्यक ये है, अल्पसंख्यक के बारे में हम लोग समझेगा, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया, आखिर अल्पसंख्यक क्यों ये शब्द को आया था। तो सिंपल से बात देखिएगा, अब भारत में अल्पसंख्यकों की संख्या 6 है। कितना है भाई, तो 6 है, याद रखिएगा 6 है। तब देखा जाए तो मुस्लिम हो जाएंगे, मुस्लिम, दूसरे पर मुस्लिम हो जाएंगे, बौद्ध है, जैन है, पारसी है। ठीक है, 1 2 3 4 5, उसके बाद देखा जाए जैन है, पारसी है, बौद्ध है, ईसाई है। ठीक है, ईसाई हैं। ये देखा जाए तो ये हमारा जो है जो अल्पसंख्यक के क्या आते हैं, श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक के श्रेणी में आ जाते, तो अल्पसंख्यक की श्रेणी में वो व्यक्ति आते हैं जिसकी जनसंख्या कम होती है, वो अल्पसंख्यक के श्रेणी में आते हैं। जैसे कि अभी भारत में देखा जाए तो 80 से 85% हिंदुओं की जनसंख्या है, तो क्या ये अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हैं कि नहीं आते हैं, तो आते हैं, ये भी आते हैं। लेकिन राज्य और के तरफ यानी कि राज्य के हिसाब से देखा जाए तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि मुसलमान ही केवल अल्पसंख्यक है, बौद्ध लोग ही अल्पसंख्यक है, मुस्लिम लोग भी अल्पसंख्यक है, जैन लोग ही अल्पसंख्यक है, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन अभी जो है भारत के संविधान में देखा गया कि ये 6 लोगों को जो है अल्पसंख्यक श्रेणी में रखा गया है, और हिंदू जो है अल्पसंख्यक श्रेणी में नहीं है। लेकिन राज्यवार अगर जो देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमको मिल जाता है। जैसे कि आपको बताते हैं, आप कहिएगा कि भाई ये आप बता रहे हैं कि हिंदू नहीं है, कभी बता रहे हैं कि है, लेकिन हम राज्यवार के हिसाब से माने स्टेट के हिसाब से बताए तो जैसे आप पंजाब चले जाइए। ठीक, कहाँ चले गए हम, तो पंजाब, मेघालय, मेघालय, ठीक है, मेघालय हो गया, पंजाब हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, उसके बाद देखा जाए मणिपुर हो गया, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, इस सभी क्षेत्रों में पंजाब, इस सभी क्षेत्रों में अगर जाए तो हिंदू की जनसंख्या क्या है, वो कम है, तो उसको हम अल्पसंख्यक कह सकते हैं कि इनकी संख्या यहाँ पर कम है, अल्पसंख्यक। मान के चलिए कि इस क्लासरूम में 10 आदमी है, ठीक है, 10 स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट शब्द हम कहते, अब इसमें से आपको तो बताया नहीं कि इसमें लड़का कब है लड़की कब है, तो इस 10 गो स्टूडेंट में से 2 लड़की है और 8 लड़के हैं, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर अल्पसंख्यक कौन है, तो वो लड़की अल्पसंख्यक है। ठीक है, तो लड़की अल्पसंख्यक है, तो वही जो है अभी 2 दिवस मनाया गया था, 8 दिसंबर को यह मनाया गया था। ठीक है, तो अब नहीं समझ में आ रहा है तो सुनो, सोनपुर में जो है ना मेला लगा हुआ है, सोनपुर में मेला लगल बा, उस मेला में एगो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जो है जा तरह से घूमे गई बड़ा। गर्लफ्रेंड कह रही कि हम जलेबी खाएंगे और चाट खाएंगे, गई जलेबी के गई तो वहां पर 50 गो दुकान है, लेकिन चाट और समोसा के दुकान 2 गो है। तो कहे कि ए जी जानते हैं यहाँ पर जनसंख्या चाट के 2 गो दुकान है, बड़ी भीड़ लगा है, तो वहां से वो घूम कर चली आई। यानी कि क्या है, वहां पर चाट और समोसा की जनसंख्या कम थी और जलेबी की जनसंख्या कम थी, यानी कि जलेबी जो है अल्पसंख्यक श्रेणी में नहीं आया, लेकिन चाट और समोसा जो है अल्पसंख्यक श्रेणी में आ गया। तो ये जो है हमारा अल्पसंख्यक है। चलिए, तो राज्यवार पर भी हो सकता है, और ये 6 जो है लोगों को अभी अल्पसंख्यक श्रेणी में रखा गया, वो मुसलमान हो, ईसाई, जैन, बौद्ध हो, ये सभी लोग हैं। ठीक है, अब देखिएगा क्या हमारे आर्टिकल अनुच्छेद से बात करेंगे, कितने से भाई, तो अनुच्छेद से बात करेंगे तो 29 और 30 जो है अल्पसंख्यकों के लिए बात कही गई है। 29 जो है कहा गया कि आपके भाषा और लिपि को ये कहा जा रहा है कि आप संरक्षित रखिए, उसको सुरक्षित रखिए, हिसाब किताब से रखिए। हमारे आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के लिए कहा गया। 30 जो है कहा गया कि 30 जो है आपके ऊपर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं कहा जाएगा कि आप जो है ना किसी धर्म को अपना लीजिए, आप जो है किसी भाषा को जोर जबरदस्ती, अब हम आपसे कहेंगे ना तुम बरियारी रामायण पढ़ो, हम तुमको कहेंगे बरियारी तुम कुरान पढ़ो, नहीं। तो अल्पसंख्यक ये 30 में कहा गया है कि आपको स्वेच्छा है कि आप चुन सकते हैं, किसी भी संस्था में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर यह भी कहा गया कि आप संस्था खोलिए ना जी, कोई स्कूल खोल लीजिए चाहे जो, लेकिन यह भी कहा गया कि धार्मिक जो है ना, सरकार की तरफ से दबाव नहीं है कि आप धार्मिक ही खोल लीजिए। ठीक है, स्वेच्छा से आप कर सकते हैं। तो 29 और 30 आर्टिकल में भी, अनुच्छेद में भी इनकी बारे में, अल्पसंख्यकों के बारे में चर्चा किया गया है। इतना बात आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद साथ ही देखा जाए शैक्षिक आधार हो गया आपका अनुच्छेद 30 में, शिक्षा का शैक्षिक अधिकार वगैरह जो है संस्था खोलने का अनुच्छेद 30 उसमें बात कर दिया गया है। और
29 में आपको बताया लिपि संस्कृति को बनाए रखने की बात कहा गया है। 350 का ए जो है इसके बारे में देखिएगा, 350 का ए जो कहता है कि प्राथमिक शिक्षा जो होंगे, क्या भाई, प्राथमिक शिक्षा या कि मातृभाषा शिक्षा जो होती है, 350 के ए अनुच्छेद में कहा जाता है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा, प्राथमिक शिक्षा और मातृभाषा को 300 अनुच्छेद 350 के ए में कहा गया, प्राथमिक शिक्षा और मातृभाषा को अपने बनाए रखने के लिए, सजाए रखने के लिए इसमें बात कहा अल्पसंख्यकों को, और साथ ही साथ कहा गया बनाए रखिए, साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अल्पसंख्यकों के बच्चों और हितों को सुरक्षा की बात कही है 350 के ए में। ठीक है, 350 के बी क्या कहता है, आर्टिकल अनुच्छेद जो है 350 के बी ये कहता है कि हमारे जितने भी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनके लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया जाए जो कि क्या करे, देख रेख करे। तो यानी कि 350 के बी में, अनुच्छेद 350 के अधिकारी के बारे में बात किया है। ठीक है, अधिकारी के बारे में बात किया गया है। ठीक, अल्पसंख्यकों को देख रेख के लिए ये बात कहा गया। ठीक है, चलिएगा अभी वर्तमान की बात करेंगे। संयुक्त, अब ये जो है 1992 के, अब अल्पसंख्यक आयोग जो है इसकी गठन जो है कब की जाती है, तो 1992, याद रखिएगा 1992 के अधिनियम के द्वारा, 1992 के अधिनियम के द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा कहा गया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इस बात को कहा जाता है 1992 के अधिनियम। और इसकी स्थापना कब होती है, तो याद रखिएगा अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना जो हो जाती है कब होती है, तो 1993 में होती है। ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है कि कब होती है, 1993 में होती है। अब भारत में जब अल्पसंख्यक आयोग बना, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, तो क्या भारत में कहा गया कि भाई साहब आप क्यों नहीं अपनाइएगा, तो भारत में भी अपनाया जा रहा है। कब, 2013 में, याद रखिए कब भाई, 2013 में भारत जो इसको कब अपनाया, तो 2013 में। ठीक है, अपनाया है भारत 2013 में, यानी कि 18 दिसंबर 2013 को भारत अपना लिया। ठीक है, अपनाया था तो, लेकिन इससे पहले जो अल्पसंख्यक आयोग जो है गठित किया गया था भारत में, लेकिन उतने रफ्तार नहीं पकड़ी थी। मंत्रालय में भी इसका 2006 में बनाया गया था, 2006 में बनाया गया था। अब अल्पसंख्यक सेंट्रल में तो होते ही, राज्य में देखा जाए जैसे मुख्यमंत्री वगैरह जो बनते हैं, तो उस विभाग में भी क्या होता है कि अल्पसंख्यक आयोग को देख रेख के लिए आयोग गठन किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है भाई, आयोग गठन किया जाता है। ठीक है, अब अभी आपसे रिज्जू है, याद रखिए किरेन रिज्जू, किरेन रिज्जू, रिज्जू। ठीक है, ये जो है अभी जो है वर्तमान में क्या है भाई, मंत्री हैं, आपको याद रखना कि किरेन रिजिजू, किरेन रिजिजू जो है अभी वर्तमान में मंत्री हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 9 नंबर तो क्वेश्चन होगा। 10 नंबर करेंगे, आईसीआर ने किस देश के साथ कृषि अनुसंधान सहयोग का एक वर्क प्लान 2025 से 27 किया है, तो ये अर्जेंटीना के साथ किया है। इनके साथ समझौता किया, समझौता के साथ कहा कि हम कृषि के क्षेत्र में काम करेंगे, जो भी कृषि संयंत्र यंत्र होंगे उसको लिए हम वरदान प्रदान करेंगे, और जो एआई के माध्यम से, यानी कि हम लोग कहा वैसे ड्रोन या एआई के माध्यम से हम लोग कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी करेंगे। साथ ही एक नए टेक्नोलॉजी के साथ दो देश आपस में मिलजुल कर बातें चीतें करेगी, और कृषि को कैसे बढ़ाया जाए, कौन सा फल किस समय लगाया जाए, किस मिट्टी पर लगाए, उस मिट्टी को भी जांच पड़ताल किया जाएगा। तो आईसीआर ने ये समझौता किया है, किसके साथ किया है भाई साहब, तो ये जो है अर्जेंटीना के साथ किया है, आपको याद रखना है। साथ ही साथ ये भी हम इसमें बात बता दें, अर्जेंटीना जो है क्या है, एआई तकनीक से कृषि करेंगे। भारत देखा जाए सिंगापुर से भी ये समझौता किया, अनेक देशों से किया जा रहा है समझौता वगैरह। ठीक है, भारत भी, अर्जेंटीना भी भारत को कुछ बताएगा कि भाई इस तकनीक से करिए, भारत भी ऐसे बताएगा, तकनीक से बताएगा। ठीक है, चलिए कृषि आईसीआर जो है, ये जो है इनकी स्थापना जो होती है 1929 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में। ये भी बात याद रखिएगा, नई दिल्ली में। ये कृषि से संबंधित होता है, जैसे बागवानी वगैरह, गाछ वृक्ष वगैरह सब लगाना होता है, खेती वगैरह, इनके द्वारा ये सलाह मशवरा किया जाता है। ठीक, नाबार्ड के नाम सुने होंगे, नाबार्ड,
नाबार्ड जो है इनकी स्थापना जो होती है 1982 में इसकी स्थापना होती है। इसका हेड क्वार्टर आपसे पूछ दे कहाँ पर है तो मुंबई में, ये भी याद रखिए। ये भी जो है कृषि और इसी से संबंधित है। और ग्रामीण बैंक वगैरह जो होती है उनको वित्तीय सहायता भी देते हैं, गरीबी को दूर करने के लिए देते हैं। उसके बाद छोटे छोटे लघु उद्योग जो शिल्पकार वगैरह उद्योग वगैरह जो कुटीर उद्योग वगैरह होते हैं उनको ये सहायता देते हैं, वित्तीय सहायता देते हैं कि भाई आप रोजगार वगैरह करिए। साथ ही साथ कृषि के क्षेत्र में भी ये लोन वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये है हमारा ICAR। ठीक है, तो आज जो है हमारा हो गया। आज का हमारा जो करंट अफेयर 10 क्वेश्चन था उसके बारे में हम जाने और क्वेश्चन आंसर जाने, उसके बाद अन्य इन्फॉर्मेशन जो भी था उसके बारे में जाने। आइए इसके बाद इसके अगले टॉपिक में देखते हैं क्या है हमारा। चलिए अगले टॉपिक इसमें देखिए क्या है। अगले टॉपिक जो है हमारा, चलिए शायद नहीं है अगले टॉपिक हमारा,